बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, सबसे पहले हम कोयटा की ही बात करेंगे, बलूचिस्तान की बात करेंगे। कोयटा का जो कोयला फाटक है उसके पास मुजाहिरीन का धरना अभी भी जारी है और उनके साथ मैयतें भी हैं। उन्होंने शोहदा को अभी तक दफनाया नहीं है और ये शोहदा वो हैं जो कौम के ऊपर कुर्बान हुए। पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि जिन पुलिस एहलकारों ने कौम के लिए कुर्बानी दी है, वतन के लिए कुर्बानी दी है, उन्हीं की लाशें रख के उनके घर वाले एहतजाज करने के लिए बैठे हुए हैं। देखें, इससे पहले याद रखिएगा कि जहां पे दहशतगर्दों ने किसी को मारा और वो कोई आम लोग थे तो वो एहतजाज करने के लिए बैठे। इससे पहले जो शिया हज़ारा कबाइल हैं कोयटा में, बलूचिस्तान में, वो एहतजाज करते थे और उनका एहतजाज होता था इस नौइयत का और वो दबाव डालते थे हुकूमत पर कि हमारे मुतालबात माने जाएं, हमारा बार बार कत्लेआम हो रहा है, और बड़े जायज़ उनके मुतालबात होते थे। इसी तरह से मुख्तलिफ जगहों पे जब रियासत जुल्म करती है किसी के साथ तो लोग लाश सड़क पे रख के एहतजाज करते हैं। अब यहाँ बड़ी अजीबोगरीब चीज़ हो गई है कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं, पुलिस वाले हैं, उनकी लाशें लेकर लोग सड़कों पे बैठे हुए हैं और फार्म 47 की जो जाली हुकूमत बनाई गई है वो इतनी बेहिस है कि वो आवाम के दुख और तकलीफ से मुकम्मल तौर पे लाताल्लुक लग रही है। अब ये जो कोयला फाटक है कोयटा में, इसके मनाजिर मैं देख रहा हूँ, मेरे सामने इधर स्क्रीन पे मौजूद हैं। यहाँ हजारों लोग मौजूद हैं इस वक्त, रात के वक्त, और लोग एहतजाज कर रहे हैं। लोग अपने मुतालबात मनवाना चाहते हैं और इनसे बात करने के लिए कोई नहीं आ रहा। मैयतें जो हैं वो वहां पे मौजूद हैं। इसके बावजूद हुकूमत में बहुत बेहिसी है। आसिम मुनीर साहब आए, शहबाज शरीफ साहब आए, प्राइवेट जेट्स के अंदर आए, लेकिन इन लोगों को मिले नहीं, इनके मुतालबात सुने नहीं, क्योंकि मामला बड़ा संगीन नौइयत का है। और ये चीजें मैं आपके सामने रख देता हूँ। बीबीसी ने इसके ऊपर लिख दिया बाकायदा। पाकिस्तान के मीडिया को तो लिखने की कोई इजाजत ही नहीं है। ना पाकिस्तान का मीडिया लिख सकता है, ना टीवी चैनल्स के ऊपर बोल सकता है। और पाकिस्तान में जो भी सहाफी इसको रिपोर्ट करेगा उसके साथ क्या होगा? जो सौराब बरकत के साथ हुआ, जो इस वक्त रजी ताहिर के साथ हो रहा है, या जो अहमद फरहाद के साथ हुआ। ये हसास तरीन मामलात हैं और इन पे बात करना बहुत जरूरी है। अगर आप बात नहीं करेंगे तो पाकिस्तान का नुकसान होगा, अगर आप बात करेंगे तो पाकिस्तान के रियासती इदारे आपका नुकसान कर देंगे, और वो लगातार ऐसा करते चले आए। सहाफियों ने इसको पहले भी बहुत भुगता है, अभी भी भुगत रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह इसका मुकाबला करेंगे। अब सूरत हाल आप ये देखें, बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है। बीबीसी ये बताता है कि ये मुख्तलिफ लोगों के इंटरव्यू किए उन्होंने। शम्स रहमान समेत धरने के शुरका का मौक़िफ़ है कि 1-2 टैंकियों की हिफाजत के लिए हमारे प्यारों की एक बहुत बड़ी तादाद को मुनासिब इंतजामात और तैयारी के बगैर जिले के मुख्तलिफ इलाकों में भेज दिया गया। जबकि अपने भाई आसिफ खान की लाश के साथ धरने में शरीक साबिर खान ने दावा किया कि हमारे प्यारे चीख चीख कर कह रहे थे कि हमें गोलियां पहुंचा दो, लेकिन वो नहीं पहुंचाई जा सकी, जिसकी वजह से वो सारे मौत के मुंह पर चले गए। धरना कमेटी के रुकन अब्दुल फयाज, उन्होंने ये दावा किया, ये यहीं पे धरना चल रहा है, उनका दावा सुने आप। वो ये कहते हैं कि हम अपने प्यारों से राब्ते में थे। यानी जब गोली चल रही थी, लड़ाई हो रही थी, सबसे पहला राब्ता तो किया जाता है अपने सीनियर से, अपने ऑफिसर से, फिर राब्ता किया जाता है उन लोगों से जिनसे मदद मांगी जा सके, और फिर जब आप मायूस हो जाते हैं तो आप कहते हैं चलो एक आखिरी कॉल में अपने घर वालों से बात कर लूं। तो वो बताते हैं कि हम अपने प्यारों से राब्ते में थे जो ये कह रहे थे कि असला और गोलियों की कमी की वजह से हम मौत को अपनी आंखों से देख रहे हैं, लेकिन इनको मदद नहीं पहुंचाई जा सकी, यानी उनकी मदद नहीं की गई और उसके बाद वो सारे लोग शहीद हो गए। अब ये सारे लोग ये बता रहे हैं कि जनाब पुलिस लड़ रही थी, कई घंटों तक लड़ रही थी, लेकिन उन्हें जानबूझकर मदद नहीं पहुंचाई गई। मैंने कासिम सूरी साहब से भी पूछा, बहुत सारे और लोग हैं, कासिम सूरी साहब के साथ मैंने एक पूरा एपिसोड किया है, वो आप उनके चैनल पे देख सकेंगे। साबिर शाकिर साहब भी मौजूद हैं, वहां चैनल पे भी आप देख सकेंगे कि वो जिस जगह पे ये वाकयात हुए हैं, यहां चारों तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद हैं, उनके नाके मौजूद हैं और उनकी भारी तादाद बड़े भारी असले के साथ वहां पे मौजूद है, लेकिन कोई भी मदद के लिए नहीं आया। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। बीबीसी इसको रिपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान का मीडिया कर नहीं सकता। ये एक और मनाजिर है, ये मनाजिर आप देखिए, ये नोशकी के हैं। जिला नोशकी जो है बलूचिस्तान का, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि पहले चागी आता है नीचे की तरफ से, बहुत बड़ा जिला है। चागी से ऊपर जो है वो नोशकी है, और नोशकी की जो सरहद है वो ना सिर्फ चागी के साथ लगती है बल्कि उसके साथ साथ बहुत सारे और जिले हैं। यानी एक तरफ इसको थोड़ा सा एरिया कोयटा का लगता है, मस्तूंग है, कल्लात है, तो ये बीच में एक जिला है नोशकी का। अब वहां के मनाजिर आ रहे हैं कि बीएलए वाले पुलिस की गाड़ियों में शहर का गश्त कर रहे हैं। यानी जो सरकार ने गाड़ियां लेकर दी हैं पुलिस को, उन गाड़ियों पे कब्जा कर लिया बीएलए ने, और वो शहर का गश्त कर रहे हैं। कौन करेगा पाकिस्तान की हिफाजत? कैसे होगी पाकिस्तान की हिफाजत? दहशतगर्द आते हैं, जिस चीज का दिल करता है वो लेकर चले जाते हैं, जिस सड़क पे दिल करता है वो नाके लगा देते हैं। और निमटने का फॉर्मूला हमारा कई दहाइयों से यही है कि एक नई प्रॉक्सी हम बना देते हैं, एक नई ताकत हम खड़ी कर देते हैं, उस ताकत से हम थोड़े बहुत नताइज हासिल करते हैं, अगले दिन वो ताकत हमारे गले पड़ जाती है।
تو ریاست کی رٹ کہیں بھی نہیں ہے. اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ ایسا کہنا پڑتا ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید بلوچستان میں کوئی یہ چاہتا نہیں ہے کہ ریاست کی رٹ قائم ہو یا امن و امان پیدا ہو جائے. کیونکہ اگر بلوچستان میں مکمل امن و امان ہو گیا تو وہاں کے لوگ کہیں گے کہ صحت دو, تعلیم دو, معدنیات کا حساب دو, کتنی معدنیات نکل رہی ہیں, کون سا ملک لے جا رہا ہے, ہمیں بتایا جائے کہ اس میں سے کتنا مال نکلتا ہے, ہمارا حصہ کتنا ہے. پھر وہ سارا کچھ پوچھیں گے, وہ جواب مانگیں گے. جب وہ جواب مانگیں گے تو آپ جواب دینا نہیں چاہتے, لہذا ان کو الجھا کر رکھو قتل و غارت گیری میں. سب سے آسان طریقہ یہی ہوا سوڈان میں, یہی ہوا افریقہ میں, دنیا میں جہاں پہ بھی معدنیات نکلتی ہیں دو طرح کے نتائج آتے ہیں. یا تو وہ لوگ بہت خوشحال ہو جاتے ہیں, یا جہاں پہ معدنیات نکلتی ہیں وہ لوگ برباد ہو جاتے ہیں. خوشحال وہ لوگ ہو جاتے ہیں جو حصے دار بن جاتے ہیں, اور برباد وہ لوگ ہو جاتے ہیں جن کے اوپر طاقتور آ کر مسلط ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اب یہ معدنیات نکالنی ہے, ان کو آپس میں لڑاؤ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. تو وہاں پہ ایسی پراکسیز تیار کی جا رہی ہیں جو لگاتار آپس میں لڑتی چلی جا رہی ہیں. تو کل آپ چاگی کے مناظر دیکھ رہے تھے, آج آپ نوشکی کے مناظر دیکھ رہے ہیں, اور میں حیران ہو رہا ہوں دیکھ کر کہ ریاست کدھر گئی. وہ پولیس والوں کی گاڑیوں میں بیٹھ کے وہاں پہ گشت کر رہے ہیں, اور سرکار کیا کر رہی ہے؟ سرکار گونگلوں سے مٹی جھاڑ رہی ہے. یہ مکمل طور پہ ایک فیلئر ہو چکا ہے. یہ بات آپ یاد رکھیے گا. میں آپ کو آنے والے دنوں میں بہت سارے ثبوت اور بہت ساری چیزیں دکھانے والا ہوں. مکمل فیلئر ہو چکا ہے, اور یہ بات پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اور موجودہ رجیم کو پتہ بھی چل گئی ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں. انہیں بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سارا الزام اٹھا کر کس پہ ڈالیں. عمران خان گزشتہ 3 سال سے جیل کے اندر بند ہے, کوئی اپوزیشن موجود نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف نے گزشتہ 1-1.5 سال سے کسی قسم کا احتجاج ہی نہیں کیا. یعنی 26 نومبر 2024 کو ان کا آخری احتجاج ہوا تھا. 2025 میں ان کو فری ہینڈ ملا, 2026 میں ان کو فری ہینڈ ملا. تو تحریک انصاف نے کوئی احتجاج نہ کر کے بھی ان کو فری ہینڈ دیا, تو اب یہ کسی کے اوپر ملبہ ڈال بھی نہیں سکتے. اکانومی مکمل طور پہ تباہ ہو گئی ہے. دہشت گردی عمران خان صاحب کے دور حکومت کے مقابلے میں 6 گنا بڑھ گئی ہے. دگنی ہو جائے, تگنی ہو جائے, 4 گنا نہیں 6 گنا بڑھ گئی ہے, اور لگاتار دہشت گردی بڑھتی چلی جا رہی ہے. پاکستان دہشت گردی سے متاثرہ ممالک کی فہرست میں دنیا میں سب سے آگے جا رہا ہے. پاکستان کے جو حالات ہیں دہشت گردی کے معاملے میں, شام سے, عراق سے, مصر سے, لبنان سے, یمن سے, اسرائیل سے, ایران سے, اور افغانستان سے, ان سارے ممالک سے زیادہ خراب ہمارے حالات ہیں دہشت گردی کے معاملات میں. افغانستان کا 9واں نمبر ہے, اور پاکستان ٹاپ پہ کھڑا ہوا ہے جناب سامنے. اور یہ انٹرنیشنل رپورٹ ہے جو یہ بتا رہی ہے. اور عاصم منیر صاحب کی جو پرائمری ڈیوٹی تھی وہ یہی تھی. اب گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کے لیے حکومت نے فیصلہ کیا کہ کچھ وزراء کو رد و بدل کر دیا جائے. یعنی ایک وزیر کے کپڑے اتار کے دوسرے کو پہنا دیں گے, دوسرے کے اتار کے تیسرے کو پہنا دیں گے. میں بھی محسن نقوی کا دل کر رہا ہوں وزیر خارجہ بننے کا, تو اس کا یونیفارم بنا دیا جائے گا کسی اور کو, اور وزیر داخلہ کوئی اور بن جائے گا, اور وزیر خارجہ کے کپڑے اتار کے محسن نقوی کو پہنا دیے جائیں گے. بہت ممکن ہے. یہ کھیل ایسے ہی کھیلتے ہیں, رد و بدل کر رہے ہیں. کچھ نئے چہروں کو کہتے ہیں جی شامل کیا جائے گا, اور وزیر اعظم نے کوئی مشاورت مکمل کر لی. یہ سب دھوکہ ہے. پی ایم ایل این نے اپنی ساری طاقت لگائی ہے, اپنے سارے لوگ اس کے اندر لگائے, لیکن کیونکہ عوام کی جانب سے کوئی لیجٹمیسی نہیں تھی, عوام کی جانب سے ان کو ووٹ نہیں ملے ہوئے تھے, عوام کا مینڈیٹ اور عوام کی سپورٹ ان کے ساتھ نہیں تھی, اس لیے یہ ہر میدان میں فیل ہو گئے, یہ کامیاب ہو نہیں پائے. اور عاصم منیر صاحب اور ان کی پوری ٹیم مکمل طور پہ فیل ہو چکی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سرنڈر کب کرتے ہیں, کیونکہ انہیں آئیڈیا ہو گیا اگر حالات یہی چلے نا تو ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ تنخواہ دینے کے بھی قابل نہیں رہیں گے. 20 ارب روپے سے زیادہ ایک دن میں پاکستان نے قرضہ لیا ہے. اتنا قرضہ پاکستان نے تاریخ میں کبھی نہیں لیا جتنا قرضہ ان 4 سالوں میں عاصم منیر صاحب کے دور میں پاکستان نے لے لیا. پاکستان کے تمام آرمی چیف مل کر اتنا قرضہ نہیں لے سکے جتنا قرضہ اکیلے عاصم منیر صاحب نے لے لیا ہے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ پاکستان پہ بوجھ پڑ گیا, پاکستان کو فائدہ کوئی نہیں ہوا. تو عاصم منیر صاحب اور ان کی ساری ٹیم مکمل طور پہ ناکام ہو گئی. اور سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ جس آدمی کو توڑنے کے لیے پاکستان کو اس بربادی کی انتہا تک پہنچایا گیا, وہ آدمی عمران خان ان سے پھر بھی نہیں ٹوٹا. یہ سونے پہ سہاگا ان کے لیے. یہ ان کے لیے جو ہے وہ زیادہ بڑی مصیبت یہ ہے کہ اتنا سارا کچھ گوا دیا, ملک کا بیڑا غرق کر دیا, ادارے کی عزت داؤ پہ لگا دی ایک آدمی کو توڑنے کے چکر میں, اور وہ آدمی ان سے اب تک نہیں ٹوٹا. تو شرمندگی اور شکست اپنی جگہ پہ ہے, ملک کی تباہی الگ ہو گئی ہے. یہ انہوں نے کیا پاکستان کے ساتھ. اور دیکھیں اصل تبدیلی اگر آپ نے کرنی ہے نا تو وہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا پڑے گا اس تبدیلی کے لیے. وہ تبدیلی سیاستدانوں میں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ تو ایک الیکشن ہوگا, سیاستدانوں کی نئی لوٹ آ جائے گی, عوام کے مینڈیٹ والی حکومت آ جائے گی, ایک الیکشن ہوگا, ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. لیکن ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو یہ سوچنا ہے کہ کیا اسی گندے رستے پہ انہوں نے چلنا ہے, یا انہوں نے ایسے ناسوروں سے جان چھڑوانی ہے جو اس گندے رستے کے اوپر لیڈ کر رہے ہیں, پورے ادارے کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں. اب حامد خان صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا, اور ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے
लतीफ खोसा साहब ने। मुझे दोनों का स्टेटमेंट सुन के हैरत हुई क्योंकि दोनों ने आसिम मुनीर साहब को बराह रास्त निशाना बनाया। जरा दोनों का स्टेटमेंट आप सुने, पहले हामिद खान साहब का सुने, फिर आप सुने लतीफ खोसा साहब का। और इससे मुझे एक तो अंदाजा हो रहा है कि नवश्ता दीवार पे क्या लिखा है वो तो मैं अब पढ़ पा रहा हूं। और ये बड़े समझदार, बड़े घाघ लोग हैं, इनको भी आइडिया हो गया है कि मुकम्मल फेलियर हो चुका है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का मौजूदा रजीम के साथ मिलकर। अब इनके पास कोई ऐसा रास्ता नहीं है और कोई ऐसा बहाना भी नहीं है कि ये उठाकर किसी और के ऊपर डाल दें। तो पहले आप ये सुने कि हामिद खान साहब जो बड़े मुताद आदमी है वो क्या कह रहे हैं। इंडिया ने नाजायज हमला किया था हमारे मुख्तलिफ शहरों पर और मुख्तलिफ ठिकानों पर, हम उसके खिलाफ है, उसमें पीटीआई का में कोई दो आरा नहीं है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, उसके बाद मौसूफ को फील्ड मार्शल बन गए। फील्ड तुमने क्या किया, आम दिखाया हमारी एयर फोर्स ने, या तो उसके हेड को फील्ड मार्शल बनाते खुद की फील्ड, और फिर उसके बाद उसका फायदा उठा के आईनी तरमीम करके 5 साल के लिए अपने आप को एक नया ऑफिस पर बिठा लिया। तो हम इसलिए कहते हैं कि देखिए, जो भी अगर कोई आर्म फोर्सेस काम करती है, हम सब आर्म फोर्स के साथ हैं। पाकिस्तान की फौज है, पाकिस्तान की एयर फोर्स है, नेवी है, हम सब साथ हैं, लेकिन उसका सियासी फायदा नहीं उठाना चाहिए। आसिम मुनीर साहब ने फौज का और जंग का सियासी फायदा उठाया और अपने आप को फील्ड मार्शल बना लिया, हालांकि इनका उस जंग में कोई किरदार नहीं था। असल में तो एयर फोर्स ने लड़ाई लड़ी थी, लेकिन इन्होंने सियासी फायदा उठाया और आईनी तरमीम के जरिए से अपने आप को ना सिर्फ फील्ड मार्शल बना लिया बल्कि 5 साल के लिए नौकरी पे अपने आप को दोबारा बिठा लिया। ये हामिद खान साहब हैं। अब सुने लतीफ खोसा साहब हैं, वो क्या कह रहे थे, ये सुने आप। तो तीनों अफवाज के जो सरबराहान है उनका भी, और सदर साहब कहते हैं ताहयात इस्तिस्ना है, यानी वो मरने के बाद भी उनसे कोई नहीं पूछ सकता। वो आइन को तोड़ दें, आर्टिकल 6 किधर गया, आइन किधर गया। आर्टिकल 6 तो कहता है जो भी खिलवाड़ करेगा आइन के साथ उसको सजाए मौत होगी। सबसे बड़ा है और एक वाहिद जुर्म है जो आइन के अंदर दर्ज है, वो आइन से खिलवाड़ है, इसलिए कि वो पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम की जिंदगियों का अहाता करता है और वो सारे जो है निजाम उसके ऊपर चलता है। तो उसको इतना ज्यादा किया गया, लेकिन आइन में ये 27वीं तरमीम करके उसको खत्म कर दिया गया माशाअल्लाह। अब सरबराहान जो मर्जी आइन पे के साथ करे तोड़े, ये 28वीं तरमीम में अपने आप को जो है सदर पाकिस्तान बना दे, वर्दी के साथ बैठ जाएं, जो मर्जी करें, इन्होंने उसी तनख्वाह पे काम करना। तो ये देखें बड़ा खौफनाक खेल खेला जा रहा है। ये अभी और भी इन्होंने बातें की हैं, बड़ा खुल के, बड़ा वजाहत के साथ इन्होंने कहा जी कि ये जो इस्तिस्ना लिया गया है ये इस्तिस्ना आइन के मुताबिक है ही नहीं, क्योंकि ये आइन के आर्टिकल्स की खिलाफ वर्जी है। मैं पहले भी आपको कह चुका हूं कि पाकिस्तान का जो पूरा आइन है वो करारदादे मकासद के ऊपर खड़ा है, और करारदादे मकासद क्या है कि मुल्क के आइन में कोई एक भी ऐसी चीज शामिल नहीं की जा सकती जो इस्लामी शरीयत के खिलाफ हो या इस्लामी उसूलों के खिलाफ हो। तो ये तो इस्लाम ही नहीं मानता इस्तिस्ना में। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साहबजादी के लिए बोला, वहां भी इस्तिस्ना नहीं था कि अगर मेरी बेटी भी ऐसा करती तो मैं हाथ काट देता। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बेटे को सजा दी, और सहाबा इकराम ने अपने लिए इस्तिस्ना नहीं लिया, अपनी जात के लिए इस्तिस्ना नहीं लिया। हजरत उमर फारूक से वहां पे पूछा कि भाई ये कुर्ता आपका, ये दूसरी चादर कहां से आई, उन्हें जवाब देना पड़ा। लेट हो गए मस्जिद में तो वहां पूछा गया कि भाई हम इंतजार नहीं कर सकते, आपका जवाब देना पड़ा। तो जब खुलफाए राशिदीन जवाब दे थे तो फिर ये कौन लोग हैं। ये इस्लामी उसूलों के भी खिलाफ है कि आपने आइन में एक ऐसी शिक शामिल कर दी है जो इस्लामी रूह से मुतसादिम है। ये तो उड़ जाएगी जैसे ये नौकरी से जाएंगे ना, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। जिस दिन आसिम मुनीर साहब जाएंगे ये इस्तिस्ना वाली कहानी खत्म हो जाएगी और ये किसी काम नहीं आएगी। ये पूरा पाकिस्तान क्या दुनिया का हर आदमी जानता है, और जो कानून का छोटा सा तालिब इल्म है ना उसको भी आइडिया है कि इस इस्तिस्ना के पीछे है क्या। तो हामिद खान साहब ने और लतीफ खोसा साहब ने जो बातें की है ना, उससे मुझे आइडिया हो गया है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के हालात इन दोनों ने भी पढ़ लिए हैं और बाकी लोगों ने भी पढ़ लिए हैं। जो कश्मीर में हो रहा है वो एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी है। वो कश्मीरी जो हमेशा भारत के खिलाफ एहतजाज करने के लिए निकलते थे, इतनी बड़ी तादाद में कभी वो भारत के खिलाफ एहतजाज करने के लिए नहीं निकले जितनी बड़ी तादाद में वो आसिम मुनीर साहब की पॉलिसियों के खिलाफ निकला है। पाकिस्तान के सफारत खाने के बाहर, पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर जितनी बड़ी तादाद में वो निकले, वो आसिम मुनीर साहब की पॉलिसीज के खिलाफ निकले। वो नरेंद्र मोदी की पॉलिसी के खिलाफ इतनी बड़ी तादाद में नहीं निकले जितने आसिम मुनीर साहब की पॉलिसी के खिलाफ निकले। ये सारी चीजें पाकिस्तान के इदारों को कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि सिर्फ एक आदमी की नौकरी, उसके इस्तिस्ना, उसकी जिद के लिए, उसके मफाद के लिए या उसको बचाने के लिए क्या पूरे पाकिस्तान के इदारों की कुर्बानी दी जा सकती है? सवाल है। इसका जवाब अपने गिरबान में देखकर खुद ही पूछ लेना चाहिए, अपने आप से पूछ लेना चाहिए। मुल्क क्यों नहीं चल रहा, इसकी वजूहात भी हैं। देखिए मैं आपको एक खबर बताता हूं, ये सादी सी खबर है लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीजों का जवाब है।
FBR में अरबों रुपए की टैक्स बेज़ाब्तियां हुई हैं और कम वसूलियां की गई हैं। बाकायदा निशानदेही की गई थी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर और उसमें यह कहा गया था कि 223 अरब 34 करोड़ की रिकवरी करनी है, उसकी निशानदेही की गई थी। लेकिन उसमें रिकवरी कितनी हुई? 43 अरब की, यानी 350 अरब से जायद की रिकवरी FBR ने की नहीं। और ये एक कहानी नहीं है, हर जगह पे खाना खराब हो गया है। इन्होंने किया यह है कि अवाम को हर जगह पे कट लगाया, अवाम के ऊपर ज्यादा टैक्सेस लगाए, बिजली के अंदर अवाम को रोल के रख दिया, गैस के अंदर अवाम को रोल के रख दिया और साथ साथ पेट्रोल से इन्होंने अवाम की जेबें काटी। और जो जगह जहां इनका दाव लगा इन्होंने अवाम को लूटा, कभी शुगर माफिया के साथ मिलकर, कभी गंदम माफिया के साथ मिलकर, कभी आटा माफिया के साथ मिलकर, हर माफिया के साथ मिलकर इन्होंने अवाम की जेबें काटी और अपनी जेबें इन्होंने भरी हैं। मिसाल के तौर पे 4 साल पहले सेनेट चलाने का जो खर्चा था 5 अरब रुपए था इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, और इस बजट में वो खर्चा 10 अरब रुपए रखा गया, यानी दुगना कर दिया 4 साल में। इनको तो चाहिए था कम करते ना। शहबाज शरीफ ने कहा था कि हम खर्चा बचा रहे हैं, हम कफायत शारी की एक मुहिम चला रहे हैं। तो जिस वक्त ये कफायत शारी कर रहे हैं तो इमरान खान साहब के दौर का 5 अरब का खर्चा बढ़ा के 10 अरब कर दिया इन्होंने। कौमी असेंबली का खर्चा 8 अरब रुपए था, अब उसको बढ़ाकर 17 अरब रुपए कर दिया गया। MNA की तनख्वाह 1,88,000 रुपए से बढ़ाकर 5,19,000 रुपए कर दी गई। बाकी सारी तनख्वाहें आपके सामने पंजाब में इन्होंने कैसे बढ़ाई। वो सिर्फ एक सूबा है खैबर पख्तूनख्वा, जहां पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वर्कर ने नहीं बढ़ने दी, वरना वो भी तबाही फेर देते। तो इनकी तवज्जो इस तरफ नहीं है। वो तो इमरान खान साहब ने अपने वर्कर को ट्रेंड ही ऐसा किया है कि वो अपनी पार्टी के भी खिलाफ खड़ा हो जाता है। तो तरजीहात जब ये है ना तो तबाही इसी नौयत की आएगी। एक और बड़ी अजीब चीज मैं आपको बताता हूं। समा टीवी है और ये इसके मालिक हैं अलीम खान साहब, IPP वाले, और उनको हुकूमत भी बनाकर दी गई गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी के साथ मिलाकर, और बहुत मुमकिन है कि आज़ाद कश्मीर में भी ऐसा ही एक खेल खेला जाए। अब अलीम खान साहब का चैनल जो है ना वो मरियम नवाज की हुकूमत की मंजी ठोक रहा है और वो लिख रहे हैं जनाब के लाहौर में हर तरफ कचरे के ढेर हैं, सीवरेज तबाह हो गई है, पंजाब हुकूमत कुछ हमारा सोच ले, अवाम फरियाद कर रही है, बेड़ा गर्क करके रख दिया। तो ये समा टीवी चला रहा है। क्यों चला रहा है? आप समझदार हैं, या तो कोई काम फंस गया होगा, कोई NOC फंस गया होगा, या मरियम नवाज की हुकूमत कोई बात नहीं मान रही होगी, या किसी जगह पे कुछ साबित करना चाहते हैं, थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी। देखिए मैं एक चीज आपको फिर क्लियर कर दूं कि ये डूबेंगे तो इकट्ठे ही डूबेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बगैर नवाज शरीफ और जरदारी का काम नहीं चलना। उनको बहुत लंबा झटका लगेगा, कम से कम उनको सियासत में 5 से 10 साल का नुकसान होगा दोनों को, क्योंकि आसिम मुनीर साहब गए और फौज ने इनका हाथ छोड़ दिया, तो अवाम ने तो पहले ही छोड़ दिया, तो इनको रिकवर करते करते 5 से 10 साल लग जाएंगे। इनको तो इस बात का आइडिया है। और फील्ड मार्शल का गुजारा इन दोनों के बगैर भी नहीं है, क्योंकि अगर इन दोनों ने फील्ड मार्शल का हाथ छोड़ दिया तो उनका हाथ थामने वाला और कोई है ही नहीं। तो ये एक दूसरे की इंश्योरेंस पॉलिसी है। फिलहाल ये एक दूसरे से दूर नहीं जाएंगे, जब ये डूबेंगे तो इकट्ठे ही डूबेंगे। और अब हालात वहां तक पहुंच गए हैं कि पाकिस्तान की हर चीज को इन्होंने वहां पहुंचा दिया कि किसी भी जगह पे वापसी का इनके पास कोई इम्कान नहीं है, सिवाय एक चीज के कि डोनाल्ड ट्रंप के जूते की छतरी अभी भी इनके ऊपर है और ये उसके साथ लटक के फिलहाल गुजारा कर रहे हैं। आखिर में नाज़रीन, क्योंकि मैंने ये जिम्मेदारी ली हुई है, मैं आपको बताता रहता हूं, मेरे बहुत सारे पुलिस वाले दोस्त भी हैं, तो रज़ा डार को किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेरा कोई दोस्त परेशान है उसकी वजह से और उसे ऐसा लगता है कि रज़ा डार पे कोई सख्ती हो रही है, कोई डंडा शंडा मारा गया या किसी जगह पे सोने नहीं दिया गया या कोई सख्ती से इंक्वायरी की गई, तो बिल्कुल नहीं। वो बहुत मौज में है, बड़े मजे में है, बहुत इंजॉय कर रहा है, बल्कि उसको यकीन दिलाया गया है कि बेफिक्र रहें, हम केस को इस तरीके से हैंडल कर रहे हैं कि जल्दी ही आप पहुंच जाएंगे, आप वापस पहुंच जाएंगे अपने घर, बस मामला थोड़ा ठंडा होने दें। 1-2 बड़ी खबरें आएंगी और उन बड़ी खबरों के बीच में रज़ा डार की जमानत हो जाएगी। ये बात आप अभी लिख कर रख लें और ये आने वाले दिनों में किया जाएगा और इसके लिए तैयारी भी कर दी गई है। बाकायदा पुलिस वाले खुद इरिटेट होते हैं, कहते हैं यार हमें लगता है हमने अपना दामाद पकड़ लिया। क्या मतलब? कहते हैं सर हमें लगता है हमने अपना दामाद पकड़ लिया। जिस तरह का प्रोटोकॉल इस बंदे का है या जितना ख्याल हम इसका रख रहे हैं, इतना तो घर आए हुए दामाद का ख्याल नहीं रखा जाता। बहरहाल डार का नवासा पकड़ा, प्रोटोकॉल तो पुलिस को देना पड़ेगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।